हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जीके जीएस के लिए ये पार्ट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग लगभग 50 से 60 पॉइंट कवर करेंगे, जैसा कि हर एक वीडियो में कवर करते हैं। जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। एथिल अल्कोहल का समायवी है, यानी जो एथिल अल्कोहल है आपको उसका समायवी क्या है तो उसका होता है डाइमेथिल ईथर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त का सूत्र, यानी बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है तो वो होता है NaH और CO3, यानी इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो आपका NaHCO3 है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको बेकिंग सोडा या खाना बनाने में जो लगता है आपका खाने के प्रयोग में जो किया जाता है वही सोडा ही है आपका। इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaCO3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है भारी जल का आणविक सूत्र है, यानी भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है आपका D2O। अगर साधारण जल की बात करें तो वो होता है H2O, जो कि आसान सा है, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑक्सीकरण है क्षति, किसकी क्षति के? तो इलेक्ट्रॉनों की, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्षति को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला लिखा हुआ है रबर आसानी से घुल जाता है, यानी रबर आसानी से किस में घुल जाता है तो वो है आपका बेंजीन में। अगला लिखा हुआ है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, जो ऐसी कौन सी गैस है, यानी जो जल में सबसे कम घुलनशील है वो है आपकी अमोनिया, जिसको हम लोग कहते हैं NH3, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं तो वो होते हैं आपके अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एमिनो अम्ल मिलते हैं, यानी एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपके प्रोटीन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक SSC के एग्जाम के लिए, बार बार इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप इनको ढंग से पढ़ते जाइए, इसकी नोटबुक में नोट बनाते जाइए, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी सेव करते जाइए अपने फ़ोन में, ताकि कभी भी रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से कर सको। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कौन सा एक मानव निर्मित तंतु, यानी ऐसा कौन सा तंतु जो मानव निर्मित है वो है आपका रेयान। अगला लिखा हुआ विटामिन सहायता नहीं करता, यानी विटामिन किस में सहायता नहीं करता तो विटामिन आपके पाचन क्रिया में कोई सहायता नहीं करते हैं। अगला लिखा हुआ अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है तो चिंपांजी। अगला लिखा हुआ मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो लिखा है उत्तल दर्पण में। कहने का मतलब जो आपने कार देखी हुई, कार में ड्राइवर की सीट के बगल में एक दर्पण लगा होता है, तो वो दर्पण का काम क्या होता है जो पीछे के वाहन आ रहे हैं उसको देखता है मोटर चालक उसमें, तो वो कौन सा दर्पण होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर चर्चा हुई कार की, तो एक चीज़ और समझो, जो कार की हेडलाइट होती है, जैसे हम बनाना चाहें आपके, मान लो ये कार है, ठीक है ना, इस टाइप से ये आपकी कार है, ठीक। और कार की जो हेडलाइट होती है, जो यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 पॉइंट रखे हैं, इस हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण होता है पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए वो होता है आपका उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर, और जो हेडलाइट में लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, यानी ओजोन परत मनुष्य की रक्षा किससे करता है तो वो करता है पराबैंगनी किरणों से। अगला लिखा हुआ हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ से आसानी से रिवीजन करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर क्या होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है तो लाइपेज का स्राव होता है आपका अमाशय में। अगला लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका MgOH का होल्टॉइज। अगला लिखा हुआ है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका पालक में। कई बार इसकी चर्चा की हमने, जो पालक लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें आयरन की कमी नहीं हो सकती, सबसे ज़्यादा आयरन आपका पालक में पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है तो वो है आपका विटामिन A, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित किया जाता है वो है आपका विटामिन A। अगला लिखा है हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं तो बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा को, यानी बिना मिट्टी के जो पौधा उगता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट। अगला लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी के गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? एसिटिलीन। अगला लिखा हुआ है सेल्सियस
वस्तुओं को एल्टीट्यूड्स मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो होता है आपका अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो हीटर किसका बना होता है? वो आपका बना होता है नाइक्रोम का। कहने का मतलब जो हीटर होता है उसमें जो तंतु लगा होता है, उसमें जो तार लगा होता है, वो किसका होता है? वो होता है आपका नाइक्रोम का। अगला लिखा हुआ जूल सेकंड इकाई है, तो जूल सेकंड इकाई है कोड़ी संवेग की। अगला लिखा हुआ ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, यानी ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। तो इसका भी आप इतने पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है, यानी जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, यानी जब उसका माध्यम बदल जाता है तो क्या उस पर प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो है तरंग दैर्घ्य वो घट जाता है। अगला लिखा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है आपका वोल्टेज चेंज करने में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में होता है? वोल्टेज को चेंज करने में। बहुत से लोग ऐसा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एसी को डीसी, डीसी को एसी, तो ऐसे डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। ट्रांसफार्मर का सिर्फ काम होता है वोल्टेज को चेंज करने में, या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा। अगला लिखा हुआ है गो दूध में पीलापन का कारण है, तो जो गाय का दूध होता है, यानी गो दूध जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पीलापन का मुख्य कारण क्या है? तो वो है आपका कैरोटीन। अगला लिखा हुआ है मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का कार्य होता है आपका छोटी आंत में। अगला लिखा है हीरा का रासायनिक गुण होता है, तो हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। कैसा होता है? बहुरंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है, तो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अगला को पॉइंट देखते हैं लिखा हुआ है न्यूक्लियस के अलावा कोशिका को किस अंग में डीएनए रहता है? तो न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के कह रहा है किस अंग में डीएनए रहता है? तो वो रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है, यानी जो बादलों की दिशा को और बादलों की गति को मापता है, जो मौसम विभाग जिससे हम लोगों को जानकारी देता है, वो क्या होता है? तो होता है आपका नेफोस्कोप। अगला लिखा हुआ है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है यकृत। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो बेसेमर प्रक्रिया का प्रयोग होता है आपका किसमें? इस्पात में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में आपका जस्ता का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लिखा हुआ है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है, तो मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का मुख्य कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गन पाउडर मिश्रण होता है, यानी गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट देखते हैं वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हीलियम का। यानी जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भरी जाती है हीलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं He। परमाणु बम की खोज किसने की थी? यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, यानी परमाणु बम जो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो सन 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? सन 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। लिखा है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, यानी स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो वो होता है आपका चालन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा विशेष रूप से समझिए, 3 प्रकार के पॉइंट होते हैं आपके ऊष्मा को ट्रांसफ़र करने के। एक होता है आपका चालक, एक होता है आपका संवहन और तीसरा होता है आपका विकिरण। ठीक से आप समझ लो, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अब जैसे पहला लिखा हुआ है चालन, यहाँ पर चालन कर लीजिए। चालन का मतलब होता है जहाँ जो आपके कण हैं वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, सिर्फ ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। वही आपका क्वेश्चन भी है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, यानी कणों का वास्तविक संचलन नहीं होता है, उनके बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो वो कहलाता है चालन, जो कि आंसर लिखा हुआ है। अब संवहन समझो क्या होता है। संवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और साथ में ऊष्मा भी जाती है। जैसे कभी आपने पानी गर्म किया होगा तो देखोगे नीचे बुलबुला उठता है और ऊपर आके फूट जाता है, फिर नीचे बुलबुला उठता है, फिर ऊपर आके फूट जाता है। इसका मतलब यह है कि संवहन प्रक्रिया में कण भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और ऊष्मा भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो ये हो गया आपका संवहन। और तीसरा जो लिखा हुआ है विकिरण, विकिरण का मतलब होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना, ये कौन सा है? तो ये विकिरण की क्रिया है। यानी ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, जैसे पानी गर्म हो जाता है धूप में, मिट्टी गर्म हो जाती है। इसका मतलब
हीट तो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यह माध्यम पर निर्भर नहीं करती या इसमें माध्यम को कोई लेना देना नहीं होता, वो होता है विकिरण। कई बार क्वेश्चन आया है कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना कौन सी घटना है, तो आप विकिरण सही करोगे। आई होप आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। जब केवल हीट जाए कण ना जाए तो चालन, हीट भी जाए कण भी जाए तो संवहन, और माध्यम की आवश्यकता ही ना पड़े तो उसे कहते हैं विकिरण। आई होप आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे और ये पॉइंट भी समझ गए होंगे जो आपका दूसरा दिया गया है। क्या दिया है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, वो है आपका चालन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जूल किसकी इकाई है, तो जूल होती है आपकी ऊर्जा की और कार्य की दोनों की इकाई। ऊर्जा का भी मात्रक जूल और कार्य का भी मात्रक जूल। नोटबुक में अपने आप कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ऐसे स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। अगला लिखा हुआ टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, यानी जो टीबिया नामक हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके टांग में। सबसे बड़ी होती है आपके फीमर जो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, यानी जो साधारण कार्बन स्टील होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो लोहा तथा क्रोमियम। अगला लिखा हुआ है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो वह है आपका अल्टीमीटर। कौन सा उपकरण है, अल्टीमीटर। अगला लिखा हुआ भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है, यानी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है, यानी आप लाल फूल को हरे शीशे में देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, यह दिखेगा काला। अगला लिखा हुआ है आइसक्रीम, फिर ब्लैंक दिया हुआ है एक उदाहरण है, तो वो है आपका निलंबन यानी सस्पेंशन का उदाहरण। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो कपड़ा धोने के काम आता है जिसको हम लोग धामन सोडा भी कह सकते हैं, उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका प्रतीक होता है, Na2CO3 ये होता है धोने वाला। अगर बीच में NaHCO3 लिखा है तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है, तो पौधों की आयु का मापन उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर कर। अगला लिखा हुआ है जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब यहाँ पर है कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला लिखा हुआ है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, वह है आपका सल्फर। अगला लिखा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। इसका क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो यहाँ तक हो गए आपके लगभग 15 से 16 पॉइंट। और अगला देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह देखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। यानी आपने कभी अगर बुखार डॉक्टर से चेक कराया है, जो पुराने थर्मामीटर चलते थे जो पेन जैसा दिखने में होता था उसके अंदर पारा होता था, तो वही पूछा गया है कि पारा क्यों उपयोगी है, तो ये लिखा है ये कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यानी वो कांच का पेन जैसा थर्मामीटर होता है, यह कांच की दीवारों में चिपकता ना, ये देखने में चमकीला होता है ताकि दूर से हम पढ़ने में बड़ी आसानी मिलती है, और यह ताप का सुचालक है। अगला पॉइंट देखते हैं लिखा हुआ है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। अब यहाँ पर विशेष पॉइंट समझो, कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर एयरफोर्स नेवी एनडीए वाले अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो भी आप ध्यान से समझो, लिखा है चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। एक स्टार बना के आप पॉइंट लिख लेना, भार घटता है परंतु द्रव्यमान नहीं घटता, वो भी 1/6। जैसे हम आपसे कहें कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार बोला, यहाँ पर हमने 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो 60 में आप 6 का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 10 kg। यानी किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझो, पैटर्न बदल के आते हैं क्वेश्चन, जो रट्टा वाले होते हैं उसी में सब काम बिगड़ जाता है। आप ये समझिए, अगर इसी में कह दिया जाए 60 किलोग्राम द्रव्यमान, क्या बोल दिया जाए
60 किलोग्राम द्रव्यमान यदि किसी वस्तु का है चंद्रमा पर, इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो नो चेंज, यानी 60 किलोग्राम ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि द्रव्यमान का भी मात्रक किलोग्राम होता है और भार का भी मात्रक किलोग्राम होता है। तो आप यहीं पर समझिए, अगर भार वर्ड जुड़ा हुआ है तो 1/6 कर देंगे, अर्थात घट जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान का है तो द्रव्यमान कभी किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है उसका भी कारण समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा W बराबर mg, यानी जो भार है वो द्रव्यमान के साथ साथ उसका g का गुणा भी है, और g आपके स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, अंतरिक्ष में 0 होता है, तो वहाँ भार शून्य हो जाएगा। यही कारण होता है कि हमारे एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री नीचे नहीं गिरते, ऊपर तैरते हुए प्रतीत होते हैं। समझ गए बात को, यानी जी जैसा जैसा बदलेगा भार वैसा वैसा बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसी में अगर पॉइंट यहाँ पर होता कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर लिखा है उसका भार घट जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं घटेगा। इस बात को आप विशेष रूप से समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है तो वह बैंगनी में। अगला लिखा हुआ, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है तो वो उच्च होता है। आसान से पॉइंट आप पढ़ लोगे एक बार अच्छे से समझ जाओगे। अगला लिखा है, ताप मापने की SI इकाई, तो ताप मापने की SI इकाई होती है आपकी केल्विन। अगला लिखा है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। देखो वही पॉइंट आ गया, चंद्रमा से आप किसी वस्तु को यहाँ लाओ, कहीं भी ले जाओ, पृथ्वी के केंद्र में ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, कभी नहीं बदलता। भार सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है। वही पॉइंट अभी हमने समझाने का प्रयास किया था, वो पॉइंट मिल भी गया। चंद्रमा पर ले जाओ चाहे चंद्रमा पर से ले आओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो लिखा है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता आपकी उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला लिखा है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो है आपके डॉक्टर CV रमन। अगला लिखा हुआ, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वो थे आपके लेंज। अगला लिखा है, लेंज का नियम आपने 12th में पढ़ा था। लेंज का नियम होता क्या है, ये भी आना चाहिए, शायद आपने अगर 12th में ढंग से पढ़ा होगा। तो लेंज का नियम होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, यानी जिससे यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। इसे कहते हैं लेंज का नियम, और यही फैराडे का आपका दूसरा नियम है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके SSC के कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लिखा है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को फिर ब्लैंक दिया रंग के रूप में देखता है, तो वो है काला। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। अगला लिखा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो वो है आपकी बीन्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं पहले ऊपर इसको। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अगला लिखा हुआ, भार के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। अगर आपने पिछले के वीडियो लेक्चर देखे तो उनमें मैट्रिकें पढ़ाई है, लिखा है हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। और इसका कारण क्या है, तो हीरे का चमकना होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आप बात समझ गए होंगे। जहाँ भी चमक वर्ड मिल जाए 99% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही सही होता है। अगला देखिए, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया फिर खालिस्तान कहलाती, तो वह है आपकी पिसिकल्चर। अगला लिखा है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो वह है आपके सौर ऊर्जा। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, यहाँ पर देख रहे होगे आप। फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछेगा, और कोई भी एग्जाम हो, GS में 80% फिजिक्स, 10% बायोलॉजी और 10% केमिस्ट्री, ये रेशियो रहता है। या फिर किसी किसी एग्जाम में 40% फिजिक्स, 40% बायोलॉजी और लगभग 20% केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री कम आती है, बाकी आपकी सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी पूछी जाती है। अगला पॉइंट लिखा है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका आपका प्रकाश का अवशोषण में। अगला लिखा है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाए, वह है आपका कॉन्टेजियस। अगला लिखा हुआ है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है आपका हाइड्रोफ्लोरिक। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक है आपका ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या है,
ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंतर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। और जितने भी एसएससी एमटीएस वाले या सीजीएल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो एसएससी एमटीएस हो और चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, दरोगा की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जीके जीएस सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सबको ज़्यादा डर रहता है। मैथ आप सीख लोगे, रीजनिंग भी आप सीख लोगे, प्रैक्टिस के इंग्लिश भी सीख लोगे। जीके जीएस को लोग बहुत हाई फाई मान लेते हैं और ये मानते हैं कि ये याद ही नहीं होती। देखो, याद करोगे नहीं याद होगी, सीधा सा रूल होता है। रट्टा मारने से हर एक चीज़ नहीं आती। पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना सीखो, उसके बाद में याद करो और लिख लिख कर याद करो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। एक पॉइंट को आप 100 बार लिखिए, यकीन मानो 101 बार आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और आंख बंद कर कर आप लिख दोगे जैसा आपने याद किया होगा या जैसा आपने 100 बार प्रैक्टिस की होगी। यही होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में बहुत पावर होता है। प्रैक्टिस से लोग बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। एक चीज़ समझो, आप कोई भी सब्जेक्ट आपको ना हो तो उसको 100 बार रट्टा मारो, समझ में आए चाहे ना आए, रट एकदम जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और जब एकदम रट जाएगा तो फिर वो समझ में भी आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड का नेचर होता है एक तरह से वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा याद रहेगा और याद करने की हैबिट भी अच्छी बनेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयरिंग करोगे उतना ही अच्छा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही अच्छा आपके लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे। और आपकी एक शेयरिंग से यदि आपके मित्रों का भला हो जाए, इससे बेटर बात नहीं हो सकती। तो फटाफट से शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।